ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आप सभी को ईद मुबारक। लेकिन ईद की खुशियों पर मानो वक्फ बिल का ग्रहण सा लग गया हो। इसकी वजह यह है कि जगह जगह नमाज अदा करने वालों ने काली पट्टी बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों को काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कहा था। यह विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहे हैं जब सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल को यानी बुधवार के दिन वक्फ बिल संसद में आ सकता है। लेकिन इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद है। विपक्ष इस बिल को मुसलमानों के अधिकार पर प्रहार बता रहा है। मुस्लिम संगठनों का यह भी दावा है कि वक्फ में किसी भी तरह का बदलाव उन्हें हरगिज मंजूर नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। मुसलमानों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है। वक्फ बिल से वक्फ संपत्तियों के नाम पर मनमानी रोकी जा सकेगी। आज महादंगल की बहस इसी मुद्दे पर बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार किया जा रहा है या फिर मुसलमानों पर प्रहार की है तैयारी। वक्फ को लेकर कौन कर रहा है गुमराह? सवाल यह भी है कि क्या वक्फ बिल पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग खुलकर सरकार का साथ देंगे या अपना रुख बदल सकते हैं? सवाल यह भी है कि कानून को लेकर सड़कों पर जोर आजमाइश आखिर क्यों? संसद पर भरोसा क्यों नहीं है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने के पहले वार पलटवार जुबानी तीर कैसे दागे गए हैं वो सुनिए। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ, बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। ये जो वक्फ एक्ट है, 1 इंच वक्फ की जमीन छीनी नहीं जाएगी। हाँ, वक्फ की जायदाद पे आप कब्जा भी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव ईद के दिन भी माजियों के बीच में जाना चाहते थे। अरे वहाँ इंतजाम है, पॉलिटिकल रैली के लिए आप भीड़ जमा कीजिए, लेकिन किसी को डिस्टर्ब क्यों करेंगे? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, लुटेरा वक्फ अमेंडमेंट। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, प्रॉपर्टीज को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस तरह के कानून को ला रही है। चिरे कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मस्जिदें वक्फ हैं, मदरसे वक्फ हैं, कब्रिस्तान वक्फ हैं, ईदगाहें वक्फ हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह को बर्बाद करने के लिए। ये हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। आश्वासन तो उनको दिया जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये सोची समझी रणनीति है। सैफुल्ला या वैसी कह रहे हैं हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगी, खानकाह छिन जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आदर नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जो लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, कि वो क्या करते हैं इस बिल पर? हिम्मत है तो इस बिल का विरोध कीजिए, और नहीं तो नतमस्तक हो करके सीधे बीजेपी में विलय कर लीजिए। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा। आज ईद का त्योहार है, लेकिन नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। यह जताया है कि कतई उन्हें यह बिल मंजूर नहीं होगा। सरकार की ओर से ज्यादती की जा रही है, इस तरह के आरोप विरोधी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से बार बार किरण रिजिजू सामने आकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करना विरोधी दल बंद करें, यह मुसलमानों के हक में है और कुछ भी इसमें गैर संवैधानिक नहीं है, यानी कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसी के तहत सब कुछ किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। ईद के दिन बवाल, वक्फ बिल पर सवाल। गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आप नेता हैं जेडीयू के, मौजूद हैं। कंचना यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी की,
ज्योत्सना तिरुनागरी जी, आप प्रवक्ता हैं टीडीपी के, हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी होंगे, संघ विचारक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज ईद के दिन भी नमाजियों की ओर से जबरदस्त विरोध किया गया है काली पट्टी बांधकर, और यह बताया गया है कि कतई इस बिल को मंजूर नहीं किया जाएगा। सरकार जितने भी वायदे कर रही है वो पूरी तरह से धोखा है। दरअसल मुसलमानों को परेशान करने की, उनके अधिकार कम करने की, उनकी जमीन लेने की एक कवायद है। गौरव भाटिया जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ईद मुबारक हो, और बड़ी जिम्मेदारी से सभी पहलुओं का निरीक्षण करने के बाद मैं एक बात जरूर कहूंगा चित्रा जी, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है ना, ये पारदर्शिता से जुड़ा है। एक दूसरा इसका फायदा ये है कि जो विभिन्न समाज मुस्लिम धर्म में भी हैं, चाहे बोरा हो, आगा खानी हो, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा। तीसरी बड़ी बात, जो पार्टियां बिना पढ़े एक कानून का विरोध करती हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, उनसे पूछेगा जो संशोधन प्रस्तावित है उसमें तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी बोर्ड पे आने वाली हैं। तो क्या ये लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको वक्फ बोर्ड में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, उनका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए? चौथी बड़ी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, संवैधानिक दृष्टि से भी जो बदलाव अब आ रहे हैं ये सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लिए और भारत के लिए हित में है। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा जी। आपको मैं ये तथ्य दे रहा हूं, ये सारे दर्शक सुने। जो वक्फ बोर्ड की इनकम थी ये 2020 में 150 करोड़ थी। किस तरह से जो मुतवली हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं वक्फ की जमीन और संपत्तियों का दुरुपयोग करें, इस मुनाफे को 1 करोड़ 26 लाख पे ले आए, 99% घट गया। ये मुसलमानों को मुनाफा क्यों नहीं जाना चाहिए, केवल मुतवली को क्यों? दूसरा, जो कंप्लेंट आती है कि दुरुपयोग हो रहा है वक्फ की संपत्तियों को, 30% मुसलमान भाई बहन ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग करते हैं। तीसरी बड़ी बात, 2009 में ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, ये आंकड़ा है। 2009 में 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी वक्फ के पास, ये बढ़ के 2022 में दुगनी हो गई 8 लाख करोड़। अगर मोदी जी की सरकार मुस्लिम विरोधी होती तो ये 4 लाख से 8 लाख कैसे हो जाती एकड़? ये तभी संभव हुआ क्योंकि हमने पूरी स्वायत्तता दी, हमने निष्पक्षता से काम किया। लेकिन अब जो बदलाव आ रहे हैं मैं अगले भाग में बताऊंगा, ये भारत के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए भी हित में। ठीक है आलोक शर्मा जी, अब आपसे जवाब लेते हुए, बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पूरे मामले में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। किरण रिजिजू जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 97 लाख से ज्यादा मेमोरेंडम सलाह रिक्वेस्ट आ चुकी है, सभी को ध्यान में रखते हुए इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसको लेकर भ्रम फैलाने की कतई जरूरत नहीं है। आलोक शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत ही करते हैं कि जब सोच में ही खोट हो, जिस समय पर बिल का ड्राफ्ट केवल संसद में पेश किया जाए और बीजेपी के लोग नारे लगाएं जय श्री राम के, तो समझ आता है कि केवल पोलराइजेशन के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसी तरह से किसानों के जब 3 काले कानून आए थे तो किसानों से बात नहीं की। वक्फ बोर्ड के कानून और ड्राफ्ट लेकर आए आप, उसमें जो डिसेंट नोट थे तमाम लोगों के, सांसदों के, वो नहीं लगाए गए। नॉन एंटिटीज़ को एंटिटीज़ बना के उनके जो तमाम चीज़ें थी वो बिल के अंदर रखी गई। क्लॉज दर क्लॉज जिस तरह से उसके ऊपर चर्चा हुई थी जेपीसी के अंदर, उसका उल्लेख नहीं किया गया। एनडीए के 14 अमेंडमेंट्स एनडीए के लोगों ने दिए, 14 के 14 शामिल कर लिया। अपोजिशन ने जितने दिए 0 को शामिल किया गया। मैं समझता हूं कि अगर आपका इंटेंट ठीक था, आपकी सोच में कोई खराबी नहीं थी, इससे बिल पहले भी बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। 1954 में सेंट्रल वक्फ कमेटी भी बनी, स्टेट वक्फ काउंसिल्स भी बनी। 1995 में ट्राइब्यूनल्स का प्रावधान आया और उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी आए। 2013 में इसको एक्सपेंड भी किया गया और तमाम बार इसको हमेशा से इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और जुडिशियल किस तरह से इसको जवाबदेह बनाया जा सके वो काम किए गए। भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो बीजेपी फैला रही है। अभी कह रहे हैं साहब 4 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 8 लाख, पता नहीं क्या क्या आंकड़े लेकर आ जाते हैं जी।
भाई ये सरकार ने तो जमीन दी नहीं है, मोदी जी ने तो जमीन दी नहीं है वक्फ बोर्ड्स को। अगर कोई व्यक्ति अपने मंदिर में, अपनी मस्जिद में दान कर रहा है तो उसमें सरकार बार बार सरकार उसको ये ऑब्जेक्ट क्यों करती है कि भाई उनके पास इतनी थी अब इतनी हो गई। भाई अपने मंदिरों को हम भी दे सकते हैं चित्रा जी, और देते भी हैं हम। क्या हम मंदिरों की प्रॉपर्टीज को ये मान के चले कि डबल क्यों हो गई, कम क्यों हो गई, ज्यादा क्यों हो गई? मेरा ये मानना है कि केवल और केवल जो आज बिल आ रहा है, अब उसके अंदर जो तमाम प्रोविजंस 2013 में भी आए, आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, तमाम ट्राइब्यूनल्स में है, बैंकिंग का भी है, सरफासी एक्ट भी है, बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स हैं बिल्कुल, और ट्राइब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी ने भ्रम फैलाया तो बीजेपी ने कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे तो न्यायालय में भी नहीं जा सकते, तमाम प्रवक्ताओं ने कहा। एक दिन एक न्यूज स्टूडियो में इनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने बात कही, मैंने खोल के गूगल पे दिखा दिया कि तमाम केसेस यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो भ्रम अगर फैलाने का कोई काम करता है तो वो ये लोग करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, 2013 में सेल के ऊपर, ट्रांसफर और गिफ्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन कर दिया। 1 साल के अंदर सर्वे पूरा होगा, कोई भी लैंड होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी लीज आउट होगी, उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 साल है, और जो इंस्टीट्यूशन की लैंड है वो 30 साल है। अगर आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो कोई भी मना नहीं कर रहा है चित्रा जी, आप लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, बहुत अच्छे से उसको गवर्न कीजिए। लेकिन अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करने का काम केवल है। मैं जवाब पिछले वक्ता ने भी जो बात कही शुरुआत हिंदू मुस्लिम से की। ठीक है, गौरव जी मैं आपके पास आऊंगी, राकेश सिन्हा जी भी हैं, मनोज काका जी भी हैं, एक एक टिप्पणी इन लोगों की लेकर फिर मैं आपके पास आऊंगी। राकेश सिन्हा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जैसा कि आलोक जी ने आरोप लगाए कि सदन में जब इस बिल को लेकर आया गया तो कुछ सांसदों की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए गए, तो क्या हिंदू मुसलमान, आप भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाए कि दरअसल एक वर्ग को दबाने की ये कोशिश है या वास्तव में पारदर्शिता लाना चाहती है सरकार? नहीं, जय श्री राम का नारे से वक्फ की बिल पर, प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ता है? जय श्री राम के नारे से आपको इतना नफरत है तो आप नफरत कीजिए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश में तीसरी सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है, डिफेंस और आर्मी के बाद 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये रिकॉर्डेड है, जो हमसे पहले बोल रहे थे आलोक जी ने कहा ये कहाँ से डाटा लाते हैं, ये भारत सरकार के गजट में है। और बात छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, छोड़ दीजिए उसमें क्या हुआ। 2011 में मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बनाई थी मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए, सच्चर के बाद दूसरी कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उससे 163 करोड़ रुपया, 163 करोड़ रुपीज एनुअली आता है, जबकि अगर ठीक से उसका उपयोग हो जाए, न्यूनतम उपयोग हो जाए तो इसका 1200 करोड़, 1200 करोड़ आएगा। तो ये 163 करोड़ और 1200 करोड़ के बीच का अंतर कहां गया, किसके पेट में जा रहा है? और ये वक्फ का जो संशोधन आ रहा है, आलोक जी कहे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अपनी सरकार की कारगुजारियों को देखिए। 2013 में 14 के चुनाव से पहले बिल आया, राज्य संसद में कब कब बहस हुई? 1954 में हुआ, 1969 में हुआ, 1984 में हुआ, 1995 में हुआ, उसका 2013 में हुआ। तो आप बताइए, 2013 में दिया गया अनरेस्ट्रिक्टेड पावर टू वक्फ, किसी भी संपत्ति को वक्फ अपना क्लेम कर सकती है, जिस पर क्लेम करेगी उस व्यक्ति को प्रूफ करना कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए कलकत्ता रॉयल क्लब पर इनका क्लेम है, बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पे क्लेम है, बेंगलोर के विंडसर आईटीसी विंडसर होटल पे क्लेम है। अब दुनिया के अंडर द सन देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट अंडर द वक्फ। इस संसार में, अच्छा केरल में एक गांव है, तमिलनाडु में एक गांव है तिरुचेंद्रई, 480 एकड़ का गांव है। उस गांव में लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वक्फ क्लेम कर रहा है और कोर्ट में मुकदमा है। इसी तरह से केरल में एक गांव 400 एकड़ का गांव है, वहां वक्फ क्लेम कर रहा है। ये तिरुचेंद्रई में करीब 2200 लोग रह रहे हैं और ये पुश्तों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। वक्फ का हमारी लाइफ है। चूंकि 2013 के कानून में कांग्रेस की सरकार ने उनको अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दिया, अब उनको प्रूफ करना ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं एक बात चित्रा जी यहां कहना चाहता हूं, 1954 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1950 ये हुआ कैसे? 1954 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया वक्फ पे, इसके पहले वक्फ का कोई बिल नहीं था, प्राइवेट मेंबर बिल आया और कांग्रेस सरकार ने उसको, नेहरू जी की सरकार ने ऑन कर दिया। फिर कहेंगे नेहरू का नाम, कांग्रेस सरकार ऑन किया और पहली बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में, मैं सांसद रहा हूं, शायद मेरी गलती होगी तो माफ करेंगे, पहली बार संसदीय जनतंत्र के इतिहास में पूरी दुनिया में
एक लॉ मिनिस्टर सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन बनता है, कभी भी सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन लॉ मिनिस्टर नहीं बनता है। कैबिनेट मिनिस्टर बन गया तो सरकारी बिल हो गया, प्राइवेट मेंबर, वो प्राइवेट मेंबर बिल था और चारू चंद्र विश्वास लॉ मिनिस्टर उसके चेयरमैन बन गए। वहीं से वक्फ की राजनीति शुरू होती है कांग्रेस ने। और एक और बात, 1995 में वक्फ के बारे में 1960 में एक रिलीजियस ट्रस्ट बिल आया और 1954 में यह बिल आया था जो वक्फ का। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि जब बंबई में बंबई चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है जो सभी धर्मों के को लागू है, फिर अलग कानून क्यों बना रहे हैं? सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। तुष्टीकरण की नीति जो वहां से शुरू हुई उसका हश्र हो रहा है, जिसको अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी खामियाजों का ठिकरा जय श्री राम के नारे पर न फोड़े। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। आलोक शर्मा जी के पास आऊंगी। मनोज काका जी, उसके पहले आपकी टिप्पणी लेते हुए, देखिए अभी हमने ग्राफिक्स चलाया कि किस तरह से तमाम ऐसी जमीनें हैं जिसपे वक्फ की ओर से दावा कर दिया जाए ये हमारी जमीन है, तो भाई सामने वाली जिसकी जमीन है वो अब बैठ के ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाता रहे और खुद उसको साबित करना रहे। इतने असीमित अधिकार अगर किसी को भी दिए गए हैं और सरकार उस पर बहस कराकर, चर्चा कराकर एक सही दिशा में जाना चाहती है, तो फिर इसको लेकर इतना विरोध क्यों? मनोज काका जी, हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं आप लोग भी कि मुसलमानों को रोकने की, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? चित्रा जी, हम लोग बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रही है। समाजवादी पार्टी इसको संविधान, प्रगतिशील और धर्मांधता के दृष्टिकोण से देख रही है। वो जो एक बात है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। बहुत प्रबुद्ध है हमारे बड़े भाई हैं राकेश सिन्हा जी ने, इन्होंने सच्चर कमेटी के उस रिपोर्ट का उदाहरण प्रस्तुत किया जो 2006 में रिपोर्ट आई। उन्होंने उसमें पूरी बात नहीं कही। अगर मुसलमानों के हित की और प्रतिष्ठा की और उन्नति की आपको इतनी चिंता है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप अपने सांसदों में से, उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से कितनी मुस्लिम समाज को आपने दिया, प्रतिनिधित्व दिया है? जरा ये बताइए हमें। आपने केंद्र की सरकार में आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं? आपने कितने इस देश के विश्वविद्यालयों में मुसलमानों को कुलपति और सचिव बनाया है? कितने सेक्रेटरी मुसलमान है? सिर्फ आपको बात यह है कि ये वहां जो कलेक्टर को जो अमेंडमेंट, ये एक ऐसा वक्फ बिल है चित्रा जी, आपके दर्शक जाने, ये ऐसा एक एक्ट है जो हमारे आजादी के पूर्व से है। ये 1913 में, सन 1913 से इसका प्रावधान हुआ, फिर 23 में संशोधन हुआ, फिर 54 में हुआ, फिर 95 में हुआ। तो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें तो यह आया कि इस देश में मुसलमानों के जो हालात हैं वो दलितों से भी बदतर है। मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी की सरकार से, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि अगर सिर्फ वक्फ बिल से मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अगर इतना सशक्त हो जाए, और होना भी चाहिए चूंकि वो हमारे नागरिक है, हमारे लिए तो एक है, हमारे राष्ट्रीय नेता आज शांति और सद्भाव के त्योहार ईद पर जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि कम से कम सब पढ़ के आते हैं, आप गोलवरकर सावरकर की विभाजनकारी नीति पढ़ के आते हैं, संविधान की 2 लाइन की प्रस्तावना उद्देशिका क्यों नहीं पढ़ के आते हैं, जिसमें हमने ये बात करा था, हमने ये संविधान को अंग्रित करते हुए ये संकल्प लिया था कि हम सद्भाव बढ़ाने वाली विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही, तो आज लखनऊ में उन्हें ईद के पर्व पर जाने से रोक दिया गया। ठीक है। तो सवाल यह है कि आप इस एक्ट के तहत मुसलमानों के, मैं दो तीन बातें चित्रा जी, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप एक जिला अधिकारी जो कार्यपालिका का, जिसको सरकारें नियुक्त करती, जब उसको सारा पावर, सर्वे का पावर और पूरा उसको डिसाइड करने का आप पावर दे देंगे, तो उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा जिला अधिकारी है आज के डेट में जो योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं मानेगा? और योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र कौन नहीं जानता है पूरे देश में कि वो क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ और वो दलितों, पिछड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल है ना, ये सवाल है कि किसी एक व्यक्ति को जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, क्या इस देश की न्यायपालिका खत्म हो चुकी है, ट्रिब्यूनल्स खत्म हो चुके हैं? ये इस तो न्यायपालिका में ही तो ले जाने का प्रावधान भी इसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए, आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, 2022 में भारत सरकार ने बताया है कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं और सबसे ज्यादा यूपी में करीब 2 लाख से ज्यादा हैं। तो उसको लेकर ये कवायद अगर की जा रही है, कई ऐसे सवाल मैं आपके पास आऊंगी। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आ रही हूं, एक बार सत्यप्रकाश मिश्रा जी की टिप्पणी हो जाए। हाँ, एक एक करके रिएक्शन, क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। एक लाइन में बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड दिया, बोलिए 10 सेकंड में।
मैं ये कह रहा हूं, एक बात बिल्कुल सही कहा राकेश सिन्हा जी ने। आप जो आंकड़े पढ़ रहे हैं वो राकेश सिन्हा जी ने, एक बात मैं उनको तारीफ करूंगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है पूरी, उसमें 27% उत्तर प्रदेश की सरकार के उत्तर प्रदेश में है। वक्फ की जितनी देश में संपत्तियां हैं 27% यूपी में है। तो यही तो कारण है कि यूपी से ही सारा खेल होता है। और यूपी में क्या हो रहा है आप समझ नहीं, जिस यूपी में मुसलमानों के लिए यह कहा जाए कि आपका लाइसेंस और वो रद्द कर देंगे नमाज पढ़ने पर, वहां यूपी में मुसलमानों को न्याय मिल जाएगा, वह बिलबोर्ड से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जवाब गौरव जी देंगे, लेकिन सत्य प्रकाश मिश्रा जी के पास सीधे जाते हुए, उसी सच्चर कमेटी ने वक्फ बिल में सुधार की भी बात की थी, तो पूरी बातें अगर हम बताएंगे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी ये बात भी सामने है सत्य प्रकाश मिश्रा जी। लेकिन जेडीयू को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बरकरार है। लोगों की जो टीस है, खासतौर से जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके मन में ये है कि जेडीयू के लोग खुलकर उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों के वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब साथ देने की बारी आई तो फिर आप लोगों ने मुंह बंद क्यों कर लिया है। सत्य प्रकाश मिश्रा। चित्रा त्रिपाठी जी, आज ईद है, पहले तो सारे देशवासियों को ईद की बहुत शुभकामनाएं। और जेडीयू अपना मुंह बंद नहीं करती। जब तमाम पार्टियां 1989 के भागलपुर दंगे के फाइल पर धूल जमा करके बैठ गई, उसमें लालू प्रसाद यादव जी थे, कांग्रेस पार्टी उस सरकार के समर्थन में थी 90 में, 89 में दंगा हुआ और 2005 में जाकर नवंबर में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन दंगा पीड़ितों को न्याय मिला। 15 साल कांग्रेस और राजद बैठी रही, किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो नीतीश कुमार जी के सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष जो उनके स्वरूप हैं, जो निर्णय है, उस पे तो सवाल नहीं है। जेडीयू खुलकर हर मुद्दे पे आती है, तलाक का भी मुद्दा आया था तो उन्होंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर से बात करिए। और जब ये वक्फ बिल जिस दिन सदन में पेश हुआ और जेपीसी के पास गया तो मुस्लिम संगठन पटना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले, उसमें केंद्र मंत्री ललन सिंह जी भी मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी भी थे, और उन्होंने जो मांगा सुझाव और मुस्लिम संगठनों ने जो सुझाव दिया, उसमें जेपीसी में जो जेडीयू के दिलेश्वर कामत थे, उन्होंने उन सारे सुझावों को प्रस्तावित वहां किया। अभी आलोक शर्मा जी कह भी रहे थे कि एनडीए के 14 प्रस्ताव को स्वीकार जेपीसी में कर लिया गया। अब मैं आता हूं एक नई बात पर कि आज ईद है। 1933 में जाकर के प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी ईदगाह, उसका कैरेक्टर था हामिद, मेले से एक चिमटा खरीदता है और अपनी दादी जो गरीब थी, जो जिनके रोटी बनाने में हाथ जल जाते थे, उनको चिमटा देता है और अमीर लोग मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई। 1933 का प्रेमचंद का ईदगाह और 2006 तक वो हामिद वहीं खड़ा था। उसके विकास के लिए ये जितने तोते की तरह रटते रहते हैं ना, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, इनके ऊपर तो उन मुस्लिम समाज को सवाल पूछना चाहिए कि तुम्हारी सत्ता थी, तुम्हारी व्यवस्था थी और हम पिछड़े के पिछड़े रह गए। हमारे कम्युनिटी ने इतनी जमीनें दान की। वक्फ का एक महान मकसद होता है कि जो जमीन दान की जाएगी उस मकसद से की जाएगी और उसी मकसद पर उसका इस्तेमाल करना है। गौरव भाटिया जी डेटा दे रहे थे कि इतने करोड़ की जमीन में मात्र इतना इनकम है, वो जा कहां रहा है। तो क्या इसको भारत में ऐसी छोड़ दिया जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए, इस पर कोई कानून नहीं बने? 2013 में कानून बना, उसमें संशोधन हुआ, किसी के कान पे जू नहीं रहेगा कि आखिर कानून में लाया क्या कांग्रेस पार्टी ने। ये कहते हैं हिंदू और मुसलमान, कोई नहीं कह रहा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। लेकिन इस बात को समझा पाने में सरकार क्या कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो वक्फ की संपत्ति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या फिर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग जिसके भीतर इस बात को लेकर बेचैनी है। ज्योत्सना तिरुनागरी जी की टिप्पणी लेते हुए उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस का रुख करूंगी। अब ज्योत्सना जी, आप लोगों के ऊपर भी निगाहें हैं। टीडीपी को मुसलमानों की वोट चाहिए, मुसलमानों की वोट खूब भर भर के मिले भी आपको आंध्र प्रदेश में, लेकिन जब वक्फ बिल की बात आई है तो उस तरह खुलकर आप लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं। विरोधी दलों की आरोप है आपके ऊपर। चित्रा जी, एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से पूरे देश में टीडीपी एक अकेली पार्टी है, अकेला पार्टी हमारा ये है जो हमेशा मुसलमानों के साथ था। पहले तहे दिल से सबको ईद मुबारक कहते हुए ये बात बहुत गर्व के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि आज तक चाहे वो हज हाउस का निर्माण हो हैदराबाद में, कुछ भी ले लीजिए आप, हमारे इतने वर्क्स हैं मुसलमानों की तरफ जो नोबडी कैन एक्चुअली क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ आर कमिटमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स। नाउ ये जो अपना वक्फ बिल की जो बात आ रही है चित्रा जी, यहाँ पे मैं थोड़ी चीजें आपके
इसमें लाने की कोशिश करती हूँ। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बैठाई गई है, पूरा 36 घंटे 36 मीटिंग्स हुए, उसके सिटिंग्स 36 हुए, 111 घंटे वहां बैठे, डेलिबरेशंस हुए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 111 घंटे बैठे हैं डेलिबरेशंस में। और आप ये मतलब ऐसा तो नहीं मानना चाहिए ना कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी के भी कोई भी फीडबैक नहीं लिया गया। हमारी पार्टी से भी कुछ फीडबैक दिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारे जैसे मैंने बोला है, वी आर द मोस्ट sought after parties for Muslims. We have been the supportive parties for Muslims. So कुछ चीजें ऐसी एक आध मतलब टोटल 3 या 4, बिकॉज वो फाइनल बिल अभी आना है चित्रा जी, तो 3 या 4 हमने मॉडिफिकेशंस वहां बताए भी थे। ये हमने अपने तरफ से नहीं, जब ये जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसमें हमारे पार्टी से लाउ श्री कृष्ण देवरायलु जी थे, उन्होंने 1 मिनट भी मिस नहीं किया डेलिबरेशंस का। मैं ये बहुत गर्व के साथ आपको बोलती हूँ। उसके बाद उन्होंने आके हमारे स्टेट में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमिटीज हैं, एसोसिएशंस हैं, सबके साथ उन्होंने बात किया, सबकी जो फीडबैक है उन्होंने लिया, क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए, इफ एनी, वो सब भी उन्होंने बात किया। और वही हम लोगों ने वहां मॉडिफिकेशंस, क्या मॉडिफिकेशंस 4 है मुसलमान, वो मॉडिफिकेशंस हमने जेपीसी के सामने भी रखा है। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ चित्रा जी कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक मिनट चित्रा जी, बोलिए। अभी मैंने पहले आलोक जी या किसी को शायद मैंने बोलते हुए सुना है कि जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारों से अगर इतनी तकलीफ है, तो उसी हाउस में जय पालस्तीन के भी नारे आए थे, उस दिन किसी ने भी नहीं बोला, बिल्कुल किसी ने भी अपनी मतलब आवाज नहीं उठाई कि जय पालस्तीन की क्यों आ रही है यहाँ पे। ये बिल्कुल सही बात है, आलोक जी इसका जवाब देंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी जब हम मुस्लिमों के हित में बताए गए फैसले को लेने के लिए जाते हैं, तो एक वर्ग को इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि जय श्री राम के नारे वहां पर भक्ति भावना से नहीं, बल्कि सामने वाले को क्या चढ़ाने के मकसद से लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जय श्री राम के नारे को लेकर भी वर्तमान समय में हम स्थिति देख रहे हैं। लेकिन वाजिब बात आपकी ओर से कही गई है। गौरव भाटिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सीधे कह दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को कम या सीमित करना, ये दोनों ही स्थितियां कतई मंजूर नहीं है। वक्फ संपत्ति मुसलमानों के बुजुर्गों द्वारा दिए गए उपहार है, जिस पर सरकार ने अपनी नजर गड़ाकर बैठी हुई है। सरकार ने बस उन्हें नियंत्रित करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है, कोई इसमें हित नहीं है मुसलमानों का। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो आरोप लगा रहा है, और इसके पहले आलोक शर्मा जी को भी आपने सुना, दोनों पर जवाब दीजिए आप, गौरव जी। धन्यवाद चित्रा जी। मैं चाहता हूं सारे दर्शक इस बात को ध्यान से सुने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कहता है क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है, और इस संस्था ने जब ट्रिपल तलाक पे सुनवाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय, आपको मालूम है कैसे अपमान किया था मुस्लिम महिलाओं का। उन्होंने कहा था कि अगर ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक कहा गया तो मुस्लिम महिलाओं को मारेंगे जो मुस्लिम पुरुष है, और मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ये समझ नहीं रखती कि वो अपने निर्णय ले सके। ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्तव्य पे मैं टिप्पणी करके उनका महिमा मंडन नहीं करूंगा। लेकिन सुनिए, बताया जाता है 800 दरगाह समिति ऐसी हैं जो इस बिल का प्रारूप जो है उसका समर्थन कर रही हैं। मेरे पास एक पत्र है केरला से कैथोलिक कांग्रेस, चित्रा जी ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्यों कहा यह हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये नागरिक को उसके अधिकार दिलवाने का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है। कैथोलिक कांग्रेस ने कहा है सभी एमपी से 20 जो आते हैं केरला से, वो इस बिल के समर्थन में वोट करे, चाहे वो किसी पार्टी से हो, क्योंकि हिंदुओं की और ईसाइयों की जो जमीन है वो हड़पी है कुछ लोगों ने। अब मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहूंगा वो इस कैथोलिक कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे। अब जो बड़े मुद्दे हैं मैं बताता हूं। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, सपा के प्रवक्ता को सुना। इनकी आपत्ति क्या है मुझे तो नहीं समझ में आया। हो सकता है कि और कोई ज्ञानी हो, समझ गया हो तो बता दे। लेकिन संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से क्या कमियां हैं, तुष्टीकरण करते हुए ये 2013 का जो अमेंडमेंट आया था ये आया था, और 1995 का एक्ट। कमियां ये हैं, सेक्शन के साथ बताता हूं। जब कोई संपत्ति का डिस्प्यूट होता है तो सूट फाइल होता है, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन वक्फ एक्ट की वजह से कहा जाता है सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 65 पहली आपत्ति, इसको बदलना चाहिए। दूसरा,
जो ट्राइब्यूनल फैसला कर देगा, ये किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है। सेक्शन 83 क्लॉज 9 सब क्लॉज 9 क्या फाइनल है जो ट्राइब्यूनल ने कह दिया, ये कितना उचित है। संविधान में अनुच्छेद 226, 227, 32 ये अधिकार देता है नागरिकों की वो न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सके। तीसरा, जो भी वक्त का डिसीजन होगा वो फाइनल है, ये सेक्शन 40 में भी है। अब मैंने 3 बातें बताई, पुनः कह देता हूं। बोहरा समाज, आगा खानी समाज के लोग भी रहेंगे बोर्ड में, मतलब ये ज्यादा अच्छा है कानून के तौर पे। दूसरा, महिला बोर्ड पे रहेंगी। तीसरा, अगर नॉन मुस्लिम है जो सच्चर कमेटी कहती थी वो भी बोर्ड में रह सकते हैं। इस पे क्या कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। तीसरी बड़ी बात, भ्रम की राजनीति कर रहा है विपक्ष, बड़ी जिम्मेदारी से यह आरोप मैं लगाता हूं। भ्रम क्या? आप सीएए याद करिए, सीएए का कानून जब संसद के पटल पे आया तो गुणवत्ता पे इन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कई साल हो गए, मैं पूछना चाहता हूं चित्रा जी, चुनौती देके, कितने मुसलमानों की अभी तक नागरिकता गई है उस कानून से? ठीक है, मैं जवाब यही वक्त में कर रहे हैं, लेकिन अगर देश को बदलाव चाहिए तो वो बदलाव आएगा। बदलते हुए समय के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ता है आलोक शर्मा जी। और देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बहुत सारे क्लॉज भी आपको बता दिए हैं। सरकार ने जो तब्दीली की है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। तो भाई, संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? और उनके आरोपों पर भी जवाब दें। चित्रा जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। ये तमाम केसेस की लिस्ट है। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए हैं और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कौन से जाते हैं? चित्रा जी आप बताइए मुझे। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो नहीं, आप बताइए ना, आपने कहा। आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ, मेरी भी बारी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 सालों के बाद अगर कोई आए तो कम से कम थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी? प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं, थोड़ा सा बीजेपी के आरोपों रोना आप रोते हैं, मैं रो नहीं रहा हूं। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी, बोलिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए। मैं पब्लिक को डिसाइड करने देती हूं। मैं पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं उनको डिसाइड करने देती हूं। मैं छोड़ देती हूं आलोक शर्मा जी कि भाषा किसके खिलाफ थी और शुरुआत किसने किया था और मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप जवाब नहीं देंगी तो। शो छोड़ने की धमकी अगर आप देंगे बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस कौन से जाते हैं? आलोक जी, अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताइए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता की हर बात पर मोहर लगाए चले जा रही हैं। मैंने तो ऐसा सवाल ही पूछा है। चित्रा जी बात सुनिए मेरी, चित्रा जी सुनिए ना जरा। बोलिए चित्रा जी सुनिए ना जरा। आपने मोहर लगाई, पहली मोहर लगाई न्यायपालिका में जाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या प्रावधान नहीं है अभी तक? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। अरे आप गौरव भाटिया के सवालों का जवाब दीजिए ना। उन्होंने क्लॉज और गिनाए थे ना, वो उन्होंने गिनाए थे ना सर। आप मोहर लगाएंगी गौरव भाटिया के और क्या सवाल पूछना मेरा काम है आलोक शर्मा जी? पता नहीं क्या आदत है आपको। सर मुझे लगता है ना कांग्रेस के लोग इतने लंबे समय के बाद आए, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नाराज होकर फिर न चले जाएं आप लोग। आलोक जी, आप ही को बोलना है, उनके सवालों पर जवाब ले रही हूँ आलोक जी। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए, में बरस रहे हैं साहब। बोलिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है इस पर। आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए। बीजेपी वालों को तो नहीं पता, जो 2013 में कानून बना था वो बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था, किसने बनाया था? आप बताइए चित्रा जी। 2013 में किसकी सरकार थी? जेपीसी बैठी थी और जेपीसी पे बीजेपी 13 में। अरे मैम सुनिए ना, जेपीसी, अरे मैम सुन तो लीजिए। जेपीसी बैठी थी उस पर भी, और जेपीसी में बीजेपी के मेंबर्स भी थे, और बीजेपी के मेंबर्स के जितने सुझाव थे वो सब इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद वो बिल पास हुआ था, और हमारी कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं थी कि जो हर चीज बुलडोज कर देते थे पार्लियामेंट में। हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, हमारे एमपी इतने नहीं थे।
वापस आता हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर ही 2011 में कमेटी बनी जेपीसी, 13 में उसको पूरी तरह से लागू किया गया और उसके अंदर पूरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का। तमाम एंकर्स और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ बोलते हैं। बताइए प्रावधान बताइए कौन सा सेक्शन है कि उसके अंदर हाई कोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान नहीं है। प्रावधान पूछिए, प्रावधान बोलिए कौन सा है। अरे भाई आप वकील हैं, कौन सा आप गूगल पे डालिए। चुनौती अरे भाई सुनिए ना, देखिए आप गूगल पे प्रावधान डालिए, पूछ रहा हूं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कितने वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं, झूठों के, और वक्फ बोर्ड के जितने केसेस हैं चित्रा जी, उस सारे के सारे जमीनों से जुड़े हुए हैं। अब चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चंदा चोर और प्रभु राम की जमीन के नाम पर जमीनों के घोटाले करने वाले लोग, ये अगर जय श्री राम का नारा मंदिर में लगाएं तो अच्छा लगता है। चित्रा जी देखिए, कोई अगर हिंदुओं से चर्चा में जुड़ा इस हुआ तरह बिल के होगा शब्दों का प्रयोग होगा, और अभी मुस्लिम मेरी बारी सांसद आएगी, अल्लाहू रोकिएगा अकबर के नहीं। नारे लगाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या होगा फिर? मैं फिर कहूंगा पार्लियामेंट जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने की जगह नहीं। चित्रा जी मैंने इनकी बात अगर ध्यान कल से को सुनी हिंदुओं है, का कोई अब बिल उत्तर पेश दीजिए। होता है और अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं तो हमें कैसा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो आपत्ति करूंगा उसके ऊपर। नारे तो लगे थे ना, बीजेपी को हो सकता है अच्छा लगे। हाँ। दुर्भाग्य यह है, देखिए दुर्भाग्य यह है कि किस सोच के साथ आप बिल को लेकर आ रहे हैं। सोच में ही, नियत में ही खोट है। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स थी, अनरिस्ट्रिक्टेड। चलिए, अरे भाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब प्रोविजन है तो बराबर अनरिस्ट्रिक्टेड समय पावर्स दीजिए, कैसे मैं हो गई? इनको चित्रा जी आप जरा बता दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी अधिकार दे दिए से। गए। ठीक है सर, अरे भाई मैं हाई जवाब कोर्ट ले और लेती हूँ। सुप्रीम- कई आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, मुझे बताइए वो कह रहे हैं चित्रा जी, अदालत में तो पहले ही अगर जाने का आज मामला है, वक्फ जो बोर्ड कहे- क्लॉज बता रहे हैं वो गलत है। मैं जवाब ले लेती हूँ जो आरोप आपने लगाए हैं। सैकड़ों केसेस पड़े हैं इसके हाँ अंदर, ठीक है, सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं हर कोर्ट कोर्ट में। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया चलिए, जी। शांत करिए, मैं इनको ज्ञान देता हूं। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो 2 बार बोले कांग्रेस के प्रवक्ता, खूब गाली गलौज किया, दूसरों को अनपढ़ बताया। ये नहीं बताया कि इनको जो ये आ रहा है संशोधन, इसमें परेशानी क्या है। इनका तो तुष्टीकरण वाला जो है संशोधन था। और सुनिए, दूसरों को अनपढ़ मत बोलिए। सबसे बड़ा अनपढ़ कोई है तो कांग्रेस पार्टी का 53 साल का अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम, और डकैत गांधी परिवार, क्योंकि आप भाजपा के लिए अब इसको रोकिए, इस बदतमीज आदमी को। अब मैं इस बदतमीज आदमी को रोकिए। अगर सबसे बड़ा कोई फेंकू है तो देश का प्रधानमंत्री है। अगर कोई लंबे चौड़ा छोड़ने वाला है तो देश का प्रधानमंत्री है। देश का बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ पर इस तरह की बदसलूकी वाली भाषा कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल ये गलत बात है। और आलोक शर्मा जी, अगर आपने शुरुआत की है तो कोई उसको खत्म करेगा ना। तो टीवी डिबेट में कभी बोलने के पहले खुद भी एहसास इस बात का होना चाहिए कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसको अंत करने के लिए भी सामने वाला बैठा हुआ है। प्लीज सर, कोई भी एक दूसरे को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। और जब हम सामने वाले को अनपढ़ बताते हैं तो पलटकर वो भी आपको कुछ कहेगा ही कहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं एजाज अहमद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं। गौरव भाटिया जी इसके बाद आप बोलिएगा, लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश है कि कम से कम हम मुद्दे पर रहें। आपको मुस्लिम समुदाय को समझाना है कि वक्फ बोर्ड में ये जो तब्दीली लेकर आ रही है सरकार, उससे कैसे उनका फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि उसी पर अगर हम केंद्रित रहें तो ज्यादा अच्छा है। एजाज अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए मुद्दे पर। नहीं चित्रा जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ बोलिए। आई एम सॉरी। बोलिए चित्रा जी, मेरी बात पूरी हो जाए बोलिए प्लीज। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं, पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। इन्होंने कहा सरफेसी ट्राइब्यूनल है। सरफेसी ट्राइब्यूनल में वक्फ के मुकदमे नहीं जाते, गलती नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मुकदमे हैं। इनको मैं ये बता दूं, जब सूट बार हो जाता है तो ट्रिब्यूनल का सरफेसी एक्ट है। मैं अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। आपने आरोप लगाए हैं, जब आप हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है आलोक जी, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज उनको जवाब देने का मौका दें। अच्छा बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है, मैं पुनः कहूंगा, ऐसा लगता है केजी के बच्चे पीएचडी की क्लास में आ गए हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वक्त से जुड़े हुए मुकदमे आते हैं ना, लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें तथ्य नहीं जो है वो तय होते हैं। ये पावर सूट में ही होती है और सूट को इन्होंने बार कर दिया। ट्राइब्यूनल का फैसला इन्होंने फाइनल कर दिया। ये मैंने प्रावधान के साथ बताया। ये चुनौती देता हूं, बताएं किस प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील की
कोई भी प्रावधान अगर 1995 बीच में ना बोले प्लीज। चित्रा जी मैं एक गुजारिश करूंगा, हाँ, जब भी कोई घबराए बोलिए। तो कृपया करके आप उजागर करिए वो घबरा रहा है, वो बीच बीच में बोल रहे हैं। हाँ अब आप सुनिए, जब बदलाव की बात होती है, हमने देखा ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। शाहबानो को सर्वोच्च न्यायालय ने भत्ते की बात करी तो कानून लाके तुष्टीकरण की राजनीति करके उसको बदला राजीव गांधी ने। 123 वक्त को प्रॉपर्टी दे दी जो कि सरकारी प्रॉपर्टी थी 2013 के चुनाव से पहले, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ है केवल चुनाव जीतने के लिए। आज ये पूछा जाएगा, सचर कमेटी ने स्वयं कहा 12,000 करोड़ रुपए का, 12,000 करोड़, 1200 करोड़ नहीं रेवेन्यू आएगा अगर बदलाव आए, और जो मुसलमान नहीं है उनका भी बोर्ड में नियुक्ति की जाए। अब मैं कहना चाहता हूं, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल आपकी सरकार थी, आप कुछ नहीं कर पाए। अगर हम कोई बदलाव बेहतर लाते हैं जो कि सचर कमेटी रिपोर्ट में भी है, मुसलमानों का हित होगा, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों दलालों के साथ खड़े हैं जो जमीन कब्जा करते हैं, भू माफियाओं के साथ खड़े हैं? ये सवाल तो जनता आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राकेश सिन्हा जी फौरन आ रही हूँ, एजाज जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए मैंने केवल गूगल में डाला और दर्शक भी डाले, वक्फ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। पहला सेंटेंस है, इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वक्फ केसेस ऑफन इन्वॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली कंसर्निंग द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। बीच में बोलिए ना बदतमीज आदमी, चुप रहो, सुनो जरा, सुनो यार, अभी झूठ बोल के चलेगा, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई, चुप रहो। ये कौन सी भाषा है आलोक शर्मा जी? नहीं, जब बीच में बोल रहे हैं तो चुप रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला ना चित्रा जी। हाँ, गूगल मैं आपको चित्रा जी कानून है, ये कानून देश का, गूगल देश का कानून हाथ पे पकड़ा, कानून की बात के आधार पे बात कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। गूगल में डाला और जब आप अनपढ़ बता रहे थे, देखिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मुझे लगा है कि अभी जानकारी कम है आपकी। आप जिस तरीके से चीजों को रख रहे हैं वो ठीक नहीं है सर। गूगल पे बहुत सारी बातें आपको लेकर, मुझे लेकर बहुत सारी बातें हैं जो फेक हैं। हम ऑथेंटिक बातें करते हैं। ये देखिए आपकी दोनों की जुगलबंदी पूरे दर्शकों को समझ आ रही है। सुनिए जरा, हाँ बोलिए बोलिए। चित्रा जी देखिए दिक्कत यह है कि झूठ पकड़ी गई तो ये गौरव भाटिया जी बोलने लगे। मैं कह रहा हूं हियर इज मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन। वक्फ एंड वक्फ एक्ट, कॉमन इश्यूज इन वक्फ केसेस, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी ओनरशिप, मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वक्फ एक्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। और पढ़ते नहीं है जो लोग टीवी पर झूठ बोलते हैं उनको अनपढ़ ही कहा जाता है। समझाएगा अनपढ़ कोई संसदीय शब्द नहीं है। अरे चलिए भैया, आपको कुछ नहीं आता, आप केजी के स्टूडेंट है, पीएचडी की क्लास में घुसे हुए, वापस जाइए। ठीक है, केजी का स्टूडेंट पीएचडी क्लास में आ गया। कानून, भारत का कानून आपको समझ अनपढ़ पर नहीं जाते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। ठीक है, इस कानून को पढ़िए। वो कानून की किताब लेकर आए हैं, वो गूगल का सहारा नहीं ले रहे हैं आलोक शर्मा जी। ठीक है, इस पर नहीं जाते हुए राकेश जी, एजाज जी की पहले मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए वक्फ की ओर से जिन जमीनों पर दावा किया गया है, ठीक है सर, हो गई, आ गई आलोक शर्मा जी। ठीक है, पूरा हाईजैक करने के लिए तो नहीं आए हैं ना आप, प्लीज सर। आलोक शर्मा जी, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है तमिलनाडु के त्रिची जिले के गांव तिरुथुरई की वक्फ की संपत्ति पूरा का पूरा गांव है। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान को भी पूरी की पूरी वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है। कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है। सूरत नगर निगम की इमारत को गुजरात वक्फ बोर्ड ने अपना बना दिया है। बेचारे सूरत के लोग अपना दावा करते रहे कि नहीं हमारा है, इधर उधर घूमते रहे वो ट्रिब्यूनल में। गुजरात के देवभूमि द्वारका में 2 द्वीपों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है। दिल्ली में केंद्र की 200 संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है। संसद को भी बजरुद्दीन अजमल ने कह दिया है कि ये जो संसद भवन है ये हमारी वक्फ की जमीन है। और पटना के गोविंदपुरी गांव में 7 लोगों को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया। 7 लोगों को ऐसे ही नोटिस पकड़ा दिया कि यह जमीन हमारी है, आप खाली कीजिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। महाराष्ट्र के लातूर में 300 एकड़ जमीन पर वक्फ अपना दावा करता है। और जहां जहां वक्फ दावा कर रहा है एजाज अहमद जी, अब जो जमीन पर है वो ट्रिब्यूनल के दरवाजे खटखटाए और वहां पर हाथ पैर जोड़ता रहे कि भैया ऐसा नहीं है। उसी पारदर्शिता के तहत अगर सरकार कुछ कर रही है, और जेपीसी में पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, सभी अपनी बातें कह रहे हैं, सभी संशोधन के प्रस्ताव सुझा रहे हैं, तो फिर इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों एजाज अहमद जी? चित्रा जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वक्फ बोर्ड का गठन कौन करता है? संबंधित स्टेट गवर्नमेंट।
और स्टेट गवर्नमेंट में भाजपा की भी स्टेट गवर्नमेंट है, कांग्रेस के भी है, यहाँ पर जनता दल यू की भी है, या अन्य राज्यों में जो जो कहीं ना कहीं शासन में है, उनके माध्यम से वक्फ बोर्ड का गठन होता है। उसमें मुस्लिम समाज या मुस्लिम संगठनों का कोई रोल नहीं है। हाँ। उसमें सरकार की भूमिका होती है। हाँ। लेकिन परसेप्शन किस तरह से खड़ा किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सारे के सारे वक्फ संपत्तियों को मुसलमान हड़प करना चाहते हैं, जबकि जो भी नुमाइंदे होते हैं, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सरकार के स्तर से उनके पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जहां शासन में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या अन्य राज्यों में, वहां पर वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है, वहां पर संबंधित पार्टी के पदाधिकारी या संबंधित पार्टी के जो नुमाइंदा है, वो वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाए जाते हैं और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। लेकिन हर तरह किस तरह से मचाया जा रहा है, जैसे लगता है कि सारा का सारा वक्फ संपत्तियों को मुसलमान हड़प रहे हैं। इस तरह का परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। और जो आप जेपीसी के संबंध में कह रही है कि जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी ने सारी बातें और सारे सुझाव लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जेपीसी ने जो कमेटी का गठन किया, उसके बाद राज्यों में भी कमेटियां गई और लोगों से भी सुझाव मांगे गए। करीब 5 करोड़ सुझाव, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे मैसेजेस के माध्यम से हो, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, या लिखित में दिए गए हो, या आवेदन के माध्यम से हो, या डाक के माध्यम से आए हो, 5 करोड़ के करीब मुसलमानों ने सुझाव दिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो बातें सामने आ रही है उसमें हमको ये बातों पर एतराज है। लेकिन वो सारे के सारे जो 5 करोड़ सुझाव दिए गए मुसलमानों की ओर से, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पहली बात। दूसरी ये कि विपक्षी दलों के द्वारा जो 21 पॉइंट दिए गए कि इन मामलों में संशोधन की आवश्यकता है और इन मामलों को समायोजित करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को बेहतर ढंग से कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे मुस्लिम समाज भी और भारत का संवैधानिक व्यवस्था भी पूरी तरह से इसको दोषपूर्ण कर सकता है। लेकिन होता क्या है, होता वही है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, होता वही है जो केंद्र सरकार चाहती है। अब केंद्र सरकार के जो लेकिन पलट के पूछा जाएगा ना वो किस तरह से एक्ट करते हैं। सेना और फिर रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा जमीन, और कहा जा रहा है कि 2010 के बाद उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। कहीं पर भी वक्फ की जमीन को लेकर दावा कर दिया जाता है, सामने वाला परेशान होता रहता है इधर उधर चक्कर काटने के लिए। पारदर्शिता की अगर बात कही जा रही है तो फिर इतनी दिक्कत क्यों है? आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछे राकेश सिन्हा जी, जवाब चाहूंगी मैं उनके आरोपों पर भी। और इसी के साथ ही आलोक जी कह रहे हैं पहले से ही बहुत सारे मामले कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये जो सरकार कह रही है कि नहीं इसके बाद हाईकोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा, वहां पर आप विरोध दर्ज करा पाएंगे, ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? उस पर भी जवाब। देखिए एक बात मैं आलोक जी को बता दूं, 2013 में जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत कोर्ट को इससे अलग कर दिया गया था। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, और जो 2013 के केसेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दिया गया था वक्फ को किसी भी जमीन को। जैसे केरल के एक गांव को मुनम्बम गांव है, जहां 400 एकड़ लैंड है। इस्लाम का भारत में आने से पहले से वहां हिंदू रह रहे हैं और ईसाई रह रहे हैं। उस जमीन को खाली करने के लिए वक्फ के लोग ट्राइब्यूनल में गए। केरल में 1008 25,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, 1008 पर केस चल रहा है। इसलिए वहां के ईसाई समाज ज्यादा त्रस्त है। और मुझे बता दें कि इस्लाम भारत में जब आया, 1000 साल का इतिहास है। 9.4 लाख एकड़ लैंड कहां से लाए थे? अरब से लाए थे क्या? 8.7 लाख करोड़ प्रॉपर्टी कहां से आया था? मुगलों के दौरान आप सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को कहेंगे कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, और इंदिरा गांधी ने 1980 में एक पत्र जारी कर दिया। सैयद साहबुद्दीन ने 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भाषण करते हुए कहा कि इंदिरा जी ने लेटर लिखा है सभी राज्य सरकारों को कि जहां भी वक्फ क्लेम करा उसे खाली करवा दीजिए, नहीं खाली करवा सकते हैं तो कंपेंसेशन दीजिए। तो आप राष्ट्रपति भवन को, संसद भवन को खाली कर दीजिए, हम सब हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं। अंडर द सन एवरीथिंग इज अंडर वक्फ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात कहना चाहता हूं कि देखिए घोर कॉम्युनल कानून है। 1960 में रिलीजियस ट्रस्ट बिल आया था, आप कैसी बात कर रहे हैं? पूरे भड़कला रहे हैं आप पूरे संवाद। एक बात सुन लीजिए, ठीक है मनोज का, अरे मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं मेरी बात सुन लीजिए। मैं हाथ आप ये कह रहे हैं कि 2013 में जो प्रावधान किया गया वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुए, उसमें सारे अधिकार वक्फ को दे दिए गए और फिर अदालती दरवाजा, अदालत को इससे पूरी तरह से अलग रखा गया, जिस गूगल का हवाला देकर बार बार आलोक शर्मा जी ने सवाल खड़े किए। ट्राइब्यूनल को फाइनल
ट्राइब्यूनल को फाइनल अथॉरिटी दी गई। आज ट्राइब्यूनल में 25 लगभग 25 मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन 25,000 के आसपास केसेस पड़े हुए हैं ट्राइब्यूनल में। जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सेकुलरिज्म का इंडेक्स कहां से कहां गए। एम तारिक कश्मीर से लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने रिलीजियस ट्रस्ट बिल 1960 में आया तो भाषण देते हुए कहा, वो बेसिकली हिंदू ट्रस्ट के मिसमैनेजमेंट पर था। उन्होंने कहा हमने कोई गुनाह क्या किया, हमारा भी मिसमैनेजमेंट होता है, इस कानून में रखिए। कांग्रेस सरकार ने नहीं रखा। उल्टे मार्तंड हजार नबीस डिप्टी लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? दे आर द इनलाइटेंड कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी हैज टू राइज एट द लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, इतना बड़ा हिंदुओं का अपमान आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ डायनासोर हो गया है। जैसे डायनासोर का अस्तित्व अपने वजन से समाप्त हो गया था, वक्फ भी अपने वजन से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भरोसा कैसे पैदा करेगी सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वक्त इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, इसको लेकर जेपीसी में अलग तरह के सुझाव भी गए। विपक्षी दल अभी भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सब के बीच आज ईद है। ईद खुशी बांटने का त्योहार। इस मौके का इस्तेमाल राजनीति के लिए कतई नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद के त्योहार को वक्फ बिल पर राजनीति का मुद्दा बना दिया और छोटे छोटे बच्चों को भी प्रदर्शन के लिए आगे कर दिया, वो कतई ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा, इसी तरह का विरोध सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के खिलाफ भी किया गया था। उस वक्त मुसलमानों को यह कहकर भड़काया गया कि अगर यह कानून बन गया तो मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, उन्हें देश के बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, अरबों रुपयों की संपत्तियां स्वाहा हो गई थी, जगह जगह ट्रैफिक को रोका गया था। महीनों तक उसका असर पूरा देश महसूस कर रहा था। लेकिन CAA लागू हुए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें किसी मुसलमान की नागरिकता चली गई हो। दरअसल CAA नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। अगर ये बात उसी वक्त लोग समझ जाते तो CAA के नाम पर इतनी हिंसा नहीं होती, लोगों की जानें नहीं जाती। इसी तरह आज ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास हो गया तो वक्फ की संपत्ति छिन जाएगी। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के खिलाफ हो। अगर वक्फ बिल में ऐसे प्रावधान होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को खारिज कर देगी। इसीलिए वक्फ बिल को लेकर भ्रम की जगह सच्चाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।